हर इंसान एक स्तर तक बेवकूफ होता है, और उसमें लड़कियां भी शामिल है, लड़के भी शामिल है। लड़के ज्यादा है। लड़के अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते, और इसलिए जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। ये मैं मान सकता हूँ सर की बात। लड़के अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, इसलिए जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। और बात बर्बाद करने वाली कौन होती है? लड़के लड़के जाते हैं झपाने के लिए, ठीक है? लड़के ठीक है ना, तो कोई गलत बात नहीं बोल रहा मैं। लड़के जाते ही हैं बर्बाद होने के लिए, कोई बुलाता नहीं है। गाड़ी में देखना पीछे लिखा हो ताज हपा जा, खुद ही क्यों जाते हो भैया? हाँ, बुलाती मगर जाने का नहीं, हद है। चलिए, एक सीरियस टॉपिक पे आज चर्चा करनी है, शिवाजी महाराज के बारे में, ज्यादा हंसी मजाक नहीं, ये तो औरंगजेब गुस्सा हो जाएगा। मराठा, मराठा साम्राज्य, कोई निश्चित डेट इसमें आप मैं मेंशन नहीं करूंगा, अगर चाहो तो लिख सकते हो 1674 जब छत्रपति बने थे शिवाजी, और उससे लेकर के 1818 सीताबर्डी का युद्ध, जहां पे मराठों का शासन पूरी तरीके से भारत से समाप्त हो गया था। 1674 1674, ठीक। लेकिन ये एकदम ऑथेंटिक नहीं, क्योंकि उसके पहले ही शिवाजी अपने आप को राजा मान चुके थे, इसीलिए इसके लिए कोई पर्टिकुलर डेट मेंशन मैं नहीं कर सकता। हर व्यक्ति का अलग अलग समय मैं आपको बता भले सकता हूँ, ठीक। चलिए, मराठा साम्राज्य। मराठा नाम सुन के मराठा ये लगता है कि मराठा मतलब महाराष्ट्र के लोग मराठा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मराठा एक प्रकार से महाराष्ट्र के अधीन, मतलब उसके अंतर्गत आने वाली एक जाति है। पर्टिकुलर हर महाराष्ट्र का व्यक्ति मराठा नहीं होता, ये एक जाति मान के चलिए। अभी बीच में एक आरक्षण का मुद्दा भी चल रहा था, मराठा आरक्षण, आपने बीच में सुना होगा, मराठों पर आरक्षण बीच बीच में चलते रहता, कहीं कहीं गुर्जर आरक्षण, ये वो दुनिया भर का प्रोटेस्ट, ठीक। अभी पहली बात आती है कि मराठा थे कौन? मराठा थे कौन? मराठों के बारे में पहली चीज याद रखिए कि ये राजस्थान के एक राजवंश सिसोदिया, जिससे महाराणा प्रताप बिलोंग करते थे, उसी से संबंधित, उन्हीं के क्या थे? पूर्वज थे, ठीक है। तो पहली बात, मराठा थे कौन? तो मराठा सिसोदिया, कैसा लिखते? सिसोदिया राजपूत, सिसोदिया राजवंश राजस्थान के, ये उनके वंशज हुआ करते थे। मूल रूप से कहां से आए थे? राजस्थान से। लेकिन मराठा ये जो लोग थे ना, वो बिखरे हुए थे, है ना। जब वहां से वो निकले, महाराष्ट्र के क्षेत्र में आए, और महाराष्ट्र के क्षेत्र में आकर के ये बिखर गए। अब महाराष्ट्र से लगा हुआ नीचे का जो हिस्सा था, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा वगैरह, उस इलाके में ये लोग फैल गए, ठीक। एक निश्चित शक्ति नहीं थी इनके पास। मराठा भारत की ऐसी शक्ति जो एक टाइम पे डिजर्व करती थी कि वो भारत के मालिक बन जाए। आपने देखा भी होगा, आप छत्तीसगढ़ का इतिहास जब पढ़ोगे तो छत्तीसगढ़ में भी मराठों का शासन है, और बड़े लंबे समय तक चला मराठों का शासन। वैसे ही पूरा जो सेंट्रल एशिया, मतलब सेंट्रल इंडिया था, उसमें पूरा मराठा का शासन था। इनकी शक्ति इतनी थी कि लोग उड़ीसा से लेकर के अफगानिस्तान तक अपना साम्राज्य फैला चुके थे। अब सोचिए कितना बड़ा साम्राज्य रहा होगा। उसके बाद भी वो भारत के मालिक नहीं बन पाए। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि मराठा कभी भी एकजुट नहीं हो पाए। सबसे बड़ी गलती उनकी ये हो गई।
वो आपस में लड़ पड़े। जब तक छत्रपति का शासन था तब तक वो एक थे। फिर उसके बाद देखो मराठाओं का दो आपको टाइम पीरियड पढ़ना पड़ेगा, एक छत्रपति वाला और दूसरा पेशवा। ठीक है, एक पेशवाओं का कार्यकाल, पेशवा बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव, ये सारा, और एक छत्रपति वाला। पहले छत्रपति आएंगे, छत्रपति के खत्म होने के बाद पेशवा। तो जब पेशवाओं का शासन आया तो इनका जो साम्राज्य था वो भारत में सबसे बड़ा था। ठीक, दो शक्तियां बची हुई थी भारत में अंतिम में, मध्यकाल के खत्म होते होते, एक मराठा और दूसरा अंग्रेज, और दोनों के बीच में टक्कर था। अंग्रेज चालाक थे, उनकी संख्या कम थी लेकिन वो चालाक थे, वो समय की नजाकत को समझते थे और वो सही समय पे सही वार करने की जो उनकी स्ट्रेटेजी थी उसको बेहतर तरीके से फॉलो करते थे। मराठों के पास जीतने के लिए शक्ति तो थी लेकिन उनके पास दूरदर्शिता नहीं थी, सोच नहीं थी, तो जीत कर भी वो हार गए। और अंग्रेज समय का सदुपयोग किए, देखा कि कौन बर्बाद हो रहा है, तो जो बर्बाद हो रहा है उसको बर्बाद और कर दो। तो मराठा बर्बाद हुए और बर्बाद होते होते अपने आप को वो खुद ही बर्बाद कर लिया, और जो छोटा मोटा जो इनका बचा हुआ था हिस्सा उसको अंग्रेज बर्बाद कर दिए। तो मराठाओं ने अपनी बर्बादी खुद रची थी। ठीक, वरना ये भारत के सबसे बड़े क्या होते, शासक बन सकते हैं। ठीक, तो पहली बात एक कौन थे, सिसोदिया राजपूत राजवंश के थे संबंधित। इसी राजवंश से महाराणा प्रताप भी बिलोंग करते थे ना, उनका पूरा नाम था महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, है ना, तो ये सिसोदिया वही थे। दूसरी चीज, अब ये मराठा अलग अलग क्षेत्रों में फैले थे, तो इनकी शक्ति एकजुट कैसे हुई, तो इनको एकजुट करने वाला व्यक्ति कौन था, शिवाजी। तो मराठा उत्पत्ति किससे हुई, शिवाजी से। ठीक है, तो मराठा मतलब आपको शुरू में केवल शिवाजी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पेशवाओं की उत्पत्ति होगी, है ना। अब दूसरी बात, मराठाओं की उत्पत्ति का कारण, इनके ओरिजिन का क्या कारण था, क्यों ये शक्तिशाली हुए, क्यों ये पनप खड़े हुए, कौन सी ऐसी ताकत इनको मिली कि ये इतने शक्तिशाली हो गए थे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, इनका जियोग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक संरचना। जिस क्षेत्र से ये बिलोंग करते थे वो कठिनाई भरा क्षेत्र था, जंगल, पहाड़, खाने की कमी, कभी बारिश कम कभी बारिश ज्यादा। और जब भी आप कठिनाई में जिएंगे आपके अंदर एक लड़ने का जज्बा अपने आप पैदा हो जाएगा, और इनके साथ भी यही हुआ। अगर आप देखो अफगानिस्तान जाओ, परिस्थितियां कठिन है वहां पे। हमारे यहां क्या सिद्धांत चलता है, जियो और जीने दो, और जो इस सिद्धांत को फॉलो करेगा वो महान कहलाएगा। लेकिन वहां अफगानिस्तान और मध्य एशिया में मारो या तो मर जाओ, मारो या तो मर जाओ। अगर मार नहीं सकते हो तो आप मरोगे, अगर आप मार नहीं सकते हो तो मरोगे, ये डेफिनेटली लिखा हुआ सत्य था। तो फर्क होगा ना, तो लड़ाके कहां पैदा होंगे, जहां पे मारने के लिए लोग पैदा हो रहे हैं वहां, और हमारे यहाँ शांति दूत पैदा होते हैं। गौतम बुद्ध कहाँ हुए, महावीर स्वामी, क्या आप अफगानिस्तान में ये इमेजिन कर सकते हो कि वहां गौतम बुद्ध पैदा हो सकते हैं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां की पॉलिसी वैसी नहीं है ना। तो मराठा उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण क्या था, इनका भौगोलिक संरचना, भौगोलिक परिस्थिति लिखना, कंडीशन, परिस्थिति पहली। ठीक, दूसरा हिंदू पुनर्जागरण, हिंदू पुनर्जागरण, हिंदू पुनर्जागरण। लंबे समय से आप देखोगे सल्तनत काल, उसके बाद मुगल काल, तो राजा वर्ग कौन सा, इस्लाम से, और प्रजा वर्ग कौन सी, तो डेफिनेटली प्रजा वर्ग को दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ेगा। कुछ समय के लिए अगर छोड़ दे तो जजिया कर लगा ही हुआ था, तीर्थ यात्रा पर लगा ही हुआ था भाई, तो सारा चीज हिंदुओं के अगेंस्ट में था। इसी समय हुआ भक्ति आंदोलन,
मध्यकाल में, अगर आप अभी आप पढ़ने वाले हो, भक्ति आंदोलन, ठीक। और खासकर महाराष्ट्र में रिलीजियस मूवमेंट, भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ। बहुत सारे बड़े बड़े संत हुए, संत तुकाराम, संत रामदास, ये सब इनके बड़े बड़े और संत थे। अलग अलग संप्रदायों का जन्म हुआ यहाँ पे, और हिंदुओं की जो खोई हुई शक्ति थी उसको पुनर्जागृत करने का काम इस संतों ने अपने भक्ति के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से किया, ठीक। और इसी समय पैदा हुए थे कौन? शिवाजी, है ना। और एक तो शिवाजी खुद ही अपने आप में कारण थे, ठीक है। और औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, अगर आपको दबाया जाएगा तो एक हद तक ही दबा सकता है कोई आपको। जैसा कि स्प्रिंग देखा है आपने, स्प्रिंग को कितना दबाओगे? इतना बड़ा स्प्रिंग है, इतना दबाओगे इतना ही दबा पाओगे, उसको नीचे नहीं दबा पाओगे। फिर जब छोड़ोगे उसको, अगर मौका दोगे तो वो फटेगा, ठीक। और यही हुआ, ठीक। तो ये फटने के चक्कर में कौन पैदा हो गए? शिवाजी। तो ये प्रमुख प्रमुख स्थितियां थी जो उस समय निर्मित हुई, और शिवाजी ने मराठाओं का विकास किया, ठीक। अब आ जाते हैं मराठाओं के ऊपर और शिवाजी। पुणे में एक जागीरदारी थी छोटी सी, है ना। शाहजी भोसले उस जागीरदार के मालिक थे, और ये जागीरदारी मिली थी उनको बीजापुर के सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान के यहाँ ये नौकरी किया करते थे, वहां के जागीरदार थे। और इन्हीं के लिए, उन्हीं की सेवा में उनको जागीरदारी वगैरह मिली थी। किसको? शाहजी भोसले, ठीक है। तो बीजापुर के सुल्तान के दरबार में ये नौकरी किया करते थे, ये जागीरदार थे वहां के, शाहजी भोसले। इनकी पत्नी का नाम था जीजाबाई, जीजाबाई जो कि यादव राजवंश की थी, या यादव खानदान की थी, यादव फैमिली से बिलोंग करती थी। जीजाबाई, जीजाबाई यादव, जीजाबाई यादव, ठीक। पूना, 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 ठीक। और पूना के पास एक जगह है शिवनेर, शिवनेर। शिवनेर में शाहजी भोसले और जीजाबाई यादव को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और उसका नाम रखा गया शिवा, ठीक। जो आगे चलकर के क्या बने? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी। तो माता का नाम हो गया जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले। भोसले खानदान में जन्मे थे शाहजी भोसले, उनके पिता। स्थान याद रखना, पूना। पूना कहां पे है? महाराष्ट्र। और तारीख या चाहो तो याद रख लेना, 20 अप्रैल 1627। वैसे कभी ऐसा ये टुच्चे वाले क्वेश्चन नहीं पूछता है कि कब जन्मे, क्या हुआ। हाँ, लेकिन कभी कभी ये जानना जरूरी हो जाता है, बाकी क्वेश्चन में काम आता है, कैलकुलेट करने के समय काम आता है, ठीक। तो 20 अप्रैल 1627 में इनका जन्म हुआ था। स्थान शिवनेर, ठीक। खानदान भोसले खानदान है ना। शिवनेर, शिवनेर, पूना, ठीक। इनके पिता शाहजी भोसले इनकी माता और इनको छोड़ करके बीजापुर चले जाते हैं, और वहां पे दूसरी शादी कर लेते हैं, है ना। तो इनको, इनकी लाइफ में केवल इनकी माता ने ज्यादा पाला पोसा, इनके पिता से इनको ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया, है ना। और इनकी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आए वो इनके गुरु थे,
जिनका नाम था कोंडदेव, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, कोंडदेव। कोंडदेव इनके गुरु, जिन्होंने इनको राजनीतिक, है ना, प्रशासनिक, ये सारी शिक्षाएं प्रदान करी, गुरु कोंडदेव। एक और गुरु थे उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, स्पिरिचुअल, जो इनको स्पिरिचुअल नॉलेज दिया करते थे, उनका नाम था समर्थ स्वामी रामदास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। जैसे गौतम बुद्ध के दो गुरु हुआ करते थे ना, अलार कलाम, याद है कि नहीं? कहाँ याद रहेगा, वो तो 600 साल 1000 साल पहले की बात है। आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ स्वामी रामदास, और उनके जो प्रशासनिक और राजनीतिक गुरु थे गुरु कोंडदेव। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि शिवाजी के लाइफ में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था, तो पहला उनकी माता जीजाबाई, जो कि एक धार्मिक महिला थी, और इसीलिए वो बचपन से ही क्या करती थी, इनको धर्म के प्रति आकर्षित किया करती थी, है ना। जैसे आपके दादा दादी, नाना नानी लोग होते हैं, स्पिरिचुअल चीजें बात को बताते रहते हैं, ये राजा की कहानी, भगवान कृष्ण की कहानी, भगवान राम की कहानी, तो सुन सुन के आपको अंदर से वो चीज आने लगता है। यही क्या है, यही तो परवरिश है। और आजकल दिक्कत ये हो जाती है क्या, दादा दादी है नहीं, अकेले माता पिता के साथ बच्चे रहते हैं, और माता पिता भी कैसे, जॉब वाले, तो कौन संभालती है, आया, बाई संभालेगी। अब बाई क्या संभालेगी? अगर किसी बच्चे का परवरिश कोई बाई कर रही है, तो आप सोच लो फिर उसकी परवरिश कैसी होगी। भाई माँ से जो मिल सकता है, भले माँ को कुछ ना आए, भले माँ को कुछ ना आए, लेकिन एक माँ तो माँ ही होगी ना। और कभी कभी तो केस आपने देखा होगा, तो सीसीटीवी कैमरा में कभी कभी इतना मारती है बच्चे को, है, एक से एक केस है। आपकी अच्छी आया रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं कि हर आया अच्छी नहीं होती, बेबी सीटर, ऐसा नहीं है कि हर इंसान बुरा होगा, लेकिन अभी वाले तो बहुत मारते हैं अभी वाले बहुत मारते हैं। ठीक, चलिए, तो इनके लाइफ में दो लोग का बहुत बड़ा योगदान था। एक जीजाबाई, उनकी माता, जो कि उनको बचपन से ही आध्यात्म की ओर धकेलती थी, और इसीलिए उनके मन में बचपन से ही हिंदू धर्म के उत्थान की भावना जागृत हो गई थी। इसलिए आगे चल करके इन्होंने उपाधि भी धारण की, हिंदू पद पादशाही इनकी उपाधि थी, शिवाजी की उपाधि हिंदू पद पादशाही। इसके अलावा धर्मोद्धारक, ऐसे लिखते हैं, मतलब धर्म का उद्धार करने वाला, धर्मोद्धारक, गौरक्षक, 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 ये सारा उपाधि इन्हीं का था, शिवाजी का। और बाद में जब छत्रपति, तो वो ना अलग से लिया था छत्रपति, तो ये सारा उपाधि इनका था। हिंदू धर्म उद्धारक, छत्रपति, गौरक्षक, हिंदू पद पादशाही इत्यादि। ठीक, छत्रपति शिवाजी एक बेहतरीन योद्धा थे, कुशल नेतृत्व करता थे, और इसके साथ साथ वो धर्म के प्रति भी लोगों को जागृत करते थे। लेकिन कभी भी ना ये आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते थे। इनकी लड़ाई करने की एक टेक्निक थी, जिसको बोलते हैं गोरिल्ला वॉर टेक्निक, गोरिल्ला वार या छापा मार युद्ध। ठीक है, पहाड़ में रहते थे, छुप छुप के वार करते थे, जो भी सेना आती थी उसको घेर लेते थे, है ना, टुकड़ी में बांट दो छोटा छोटा, और जहां पे दुश्मन की सेना आई वहां पे कभी ऊपर से तीर मार दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, पत्थर फेंक के मार दो, दब जाते थे, उनका रास्ता बंद कर दो, यही सब करते। तो सामने वाले जो फौज होती थी वो डर जाती थी कि आगे बढ़े कि ना बढ़े।
अब मान के चलिए आपके पास इतना चौड़ा रोड है, इतना चौड़ा रोड है, ऊपर ऊपर में क्या है, पूरा पहाड़ है। अब पहाड़ में जाओगे नहीं आप, दर्रे होते हैं ना, दर्रे पास पहाड़ के। अब वहां जबरदस्ती उनको लेके जाते थे अपने पीछा करवाते हुए, और जैसे ही वो पहाड़ के रास्ते में घुसते थे बीच में दर्रे में, ऊपर से उन पे अटैक करते थे और अटैक करके तुरंत भाग गए। मतलब मारो और छुप जाओ, ये गोरिल्ला पद्धति। ठीक है, इसलिए इतिहासकार इनको मतलब पहाड़ी चूहा कहा करते थे। एक्चुअली पहाड़ी शेर थे, पहाड़ी शेर बोलना चाहिए। इतिहासकारों की जो संकीर्ण मानसिकता है वो उनको चूहा बोलती है, लेकिन एक्चुअली चूहा नहीं है वो, पहाड़ी शेर बोलना चाहिए उनको। भारत का इतिहास तो इंडिया ने लिखा ही नहीं है। हम लोग ने क्या किया शुरुआत में, हमें कोई ध्यान तो था नहीं कि हमारा भी कुछ इतिहास है। वो तो 1774 में हमारे यहाँ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आई, विलियम जोन्स, उसने सब ग्रंथों को ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद भारत का इतिहास लिखा गया अलग अलग चीजों खोज के। अब उनका उद्देश्य अलग था, जो इतिहास लिख रहे थे कि उनको अपने आप को सुपीरियर बताना था। तो जो इतिहास लिख रहा है वो आपके देश का नहीं है, और आप वो अपने को आपसे सुपीरियर बताना चाह रहा है, तो डेफिनेटली वो आपके इतिहास को तो हीन ही बताएगा, वो आपको कभी महान नहीं बताएगा। वो कहेगा कि भारत का नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त। अब भारत का नेपोलियन, क्यों नेपोलियन भारत का? मतलब नेपोलियन ज्यादा महान था, इसलिए आप उसकी तुलना छोटे व्यक्ति से कर रहे हो, जबकि नेपोलियन और समुद्रगुप्त की तुलना की ही नहीं जा सकती किसी भी हाल में। कोई उसका, दोनों का कोई वो ही नहीं है। वैसे बहुत सारे आपको मिलेंगे इसके। अब पुर्तगालियों ने भारत की खोज की। पुर्तगालियों का जन्म नहीं हुआ था जब से भारत था। यूरोप 15वीं शताब्दी में निकल के बाहर आया अपने अंधकार युग से। वहां तो अंधकार छाया हुआ था, उनके लिए तो दुनिया चपटी थी। उनको लगता था कि अगर समुद्र से आगे जाओगे तो गड्ढा है, तो गिर जाओगे नीचे, तो लोग निकलते नहीं थे। क्यों? क्योंकि चर्च ने कहा था, बाइबल में लिखा है। तो ये हाल था वहां। और हमारे यहाँ ऋग्वेद 25 का क्या नाम है, 15वीं शताब्दी पूर्व ईसा वर्ष, मतलब 1500 बीसी में लिखा गया था ऋग्वेद में। और उसमें एक सूक्त आता है, हिरण्यगर्भ सूक्त, है ना, जैसे दोहा होता है उसमें सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त। उसमें बताया ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई। ब्रह्मांड गोल है, कम से कम हमने ये नहीं कहा कि चपटी है। हमें खगोल विज्ञान का पता था, दुनिया गोल है, चपटी नहीं है। तो हमारी जो विज्ञान है वो इतनी पुरानी है, और आप कंपेयर करते हो अपने आप से। इसका मतलब यही है कि आप अपने आप को सुपीरियर बताना चाहते हो। दिक्कत यही हुआ। हमारे यहाँ जब शिक्षा आई, अंग्रेजी शिक्षा, तो हमारे जितने भी एलिट क्लास के लोग थे वो अंग्रेजों से पढ़े, और अंग्रेजों ने जो पढ़ाया वो पढ़े, तो उनके हिसाब से इतिहास लिखा गया। जो भारत में स्वतंत्रता के बाद जो इतिहास लिखा गया, वो सारे लोग कौन थे? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 47 में भारत आजाद हुआ। और जब भारत आजाद हुआ उस समय जितने भी एलिट क्लास था, जो उच्च वर्ग था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उसको कहां से शिक्षा मिली थी? अंग्रेजों से। तो अंग्रेज ये थोड़ी ना बताएंगे कि आप तो प्राचीन काल से महान थे। अंग्रेज तो ये बताते थे ना कि हम तो आपको सभ्य बनाने आए थे, आप तो जानवर थे। वो ऐसा लिख के गए थे कि भारत जो है वो फकीरों का देश है, अर्धनग्न मानव, आदि मानव, सपेरों का देश है, और हम आपको सभ्य बनाने आए हैं, आपको सिविलाइज्ड करने आए हैं भैया। अब इनसे आप उम्मीद रखते हो कि हमारा इतिहास को सही तरीके से लिखेंगे? तो यही दिखता है जब आप पढ़ते हो कि पुर्तगालियों ने भारत की खोज की और शिवाजी क्या थे? पहाड़ी चूहा थे। सिद्ध हो जाता है। अब आप मानते हो तो अच्छी बात है, हमारे बड़े बड़े इतिहासकार तो बड़े यही मानते हैं कि पहाड़ी चूहा थे। आपके लिए होंगे। चलिए, तो आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ स्वामी रामदास। और गुरु कौन थे उनके? जो प्रशासनिक और राजनीतिक गुरु, गुरु कोंडदेव। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनके लाइफ में सबसे प्रमुख 2 व्यक्तियों का नाम बताओ, तो गुरु कोंडदेव और उनकी माता जीजाबाई। ठीक, उपाधियां वगैरह याद रख लेना।
और गलती से अगर पूछ ले कि किसको पहाड़ी चूहा कहा जाता था, तो 2 नंबर खोना नहीं है आपको। क्या करोगे, लिखना तो पड़ेगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भैया, अब एनसीईआरटी से ऊपर तो नहीं जा सकते। खैर अभी चेंज होने वाला है, एनसीईआरटी का सिलेबस बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, तो आपको ये सब चीजें हट जाएगी उससे। ठीक, बहुत दिन से प्रयास हम लोग का कर रहे थे कि ये चीज हटनी चाहिए और हट रही है। अब आपको भारत में जो भारत के राजा है ना, उनके बारे में ज्यादा इतिहास से पढ़ने मिलेगा। मुगलों का चैप्टर और सल्तनत काल का चैप्टर था वो कम किया जा रहा है। ठीक, आगे जाकर के आपका सिलेबस भी चेंज हो जाएगा डेफिनेटली, लेकिन सिलेबस चेंज होने से पहले सिलेक्ट हो जाओ, बहुत दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। क्यों, इतने साल से वो पढ़ रहे हो, उसके बाद नया सिलेबस आएगा वो ही पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्ट हो जाने के बाद पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन पहले मेहनत ज्यादा हो जाएगी, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। एनसीईआरटी वाले तो यूपीएससी पगला जाएंगे, देखना पूरा ढांचा ही चेंज हो जाएगा, सोचने का तरीका, लिखने का तरीका सब चेंज हो जाएगा। खैर आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, यूपीएससी लोग ज्यादा दिक्कत होगी। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये सब क्या क्या बता दिए थे जी। चलिए अब उनकी जर्नी स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे वो एक सामान्य व्यक्ति से एक असामान्य व्यक्ति बने, एक असाधारण व्यक्ति बने, और कैसे उन्होंने सीधे भारत के मुगल बादशाह औरंगजेब से टक्कर ली और उनको पराजित भी किया, उनको घुटने में ला दिया। एक छोटे से सरदार ने भारत के मुगल बादशाह को घुटने पे ला दिया। तो इनकी जर्नी स्टार्ट करते हैं 1643 से 1643, 1643 1643। इन्होंने एक छोटी सी टुकड़ी, छोटी सी सेना बनाई और सेना के साथ चढ़ गए कहां पे, सिंहगढ़ में। सिंहगढ़ एक किला है महाराष्ट्र में, सिंहगढ़, और सिंहगढ़ के किले को जीता। ये पहले बीजापुर के सुल्तान के हाथ में था, बाद में उसको जीत लिया। 1646 1646 दूसरा विजय अभियान, तोरण का किला जीता, फोर्ट ऑफ तोरण, तोरण का किला फतेह किया। ठीक, ये इनके प्रारंभिक अभियान थे, याद रखिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछता है, पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है, तोरण और सिंहगढ़। पहला पूछता है, पहला इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखो, सिंहगढ़ का किला। ठीक, 43 में। अभी कितने साल के होंगे 43 में, 43 में कितने साल के होंगे, 27 में पैदा हुए थे, और हाँ 16 साल, 16 साल भैया, 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना विजय अभियान शुरू कर दिया था, मायने रखता है। ठीक, इसके बाद 1657 में इनकी पहली भिड़ंत हुई मुगलों से। मुगल मतलब कौन थे, औरंगजेब। औरंगजेब 1657 में इनकी पहली भिड़ंत हुई औरंगजेब के साथ। हालांकि औरंगजेब से इनको कोई लेना देना नहीं था, औरंगजेब इस पे झपाने के लिए आया था। औरंगजेब को चाहिए था बीजापुर दक्षिण भारत, और इनका भी टारगेट क्या था, बीजापुर दक्षिण भारत। तो दोनों के रास्ते एक थे, तो कभी ना कभी इनको टकराना था ही, है ना। ये लोग आपस में नहीं टकराए कि महाराष्ट्र का जो एरिया था वो औरंगजेब को चाहिए था, या औरंगजेब का क्षेत्र शिवाजी को चाहिए था, वो दोनों किसी एक जगह के लिए टकरा गए। ठीक, तो मुगलों से इनका पहला सामना कब हुआ, 1657, और इस समय औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी नाम का एक नया व्यक्तित्व तो पैदा हो रहा है। इस समय ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, इसके बाद अब इनकी दुश्मनी चल रही थी किनके साथ, बीजापुर के सुल्तान के साथ, शिवाजी की। तो 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को भेजा, अपने एक सेनापति अफजल खान को, अफजल खान को भेजा शिवाजी को
मारने, क्योंकि तब तक बीजापुर के सुल्तान से बहुत सारे किले वो जीत चुके थे। तो अफजल खान को भेजा गया 1659 में किसको मारने के लिए? शिवाजी को। कहां भेजा गया? पन्हला या प्रतापगढ़ का किला? पन्हला या प्रतापगढ़ का किला, दोनों की एक्चुअल में क्या कराई गई थी? मीटिंग, एक दिखावे के लिए मीटिंग कराई गई थी, और उसमें षड्यंत्र किया गया था कि इस मीटिंग में कुछ ऐसा होगा कि अफजल खान जो है वो शिवाजी को जान से मार देगा। ये इसको एकदम स्ट्रेटेजी से प्लानिंग किया गया था। अब इस बात से शिवाजी अनजान नहीं थे कि किसी तरीके से मुझे मारना चाहते हैं। तो 6.5 फीट का, 5.5 फीट लगभग थे वो शिवाजी, और 6.5 फीट का अफजल खान, पता नहीं 7 फीट का भी रहा होगा, अपने पीछे ऐसा तलवार लग के शिवाजी से मिलने, गले मिलने आ रहे थे, और शिवाजी के हाथ भी ऐसे पीछे, और उनके हाथ में क्या? बगनखा। बगनखा जानते हो? ऐसा निकला रहता है पीछे से, ऐसा करके, आपने देखा पंच मारने वाला आता है, यहाँ पे फंसा रहता है, तो वैसा करके पीछे ऐसा लगा रहता है, और ये दिखता नहीं हाथ से ऐसा, आप ऐसा करोगे तो बाहर निकल जाएगा। तो वो ऐसे करके आए मस्त, और उनकी नियत भाप चुके थे कि ये मुझे मारना चाहता है। तो जैसे ही वो तलवार उठाते, उसके पहले शिवाजी ने उनके छाती पे बगनखा घुसा के चीर दिया उसको सामने से। तो 6.5 फीट के अफजल खान को उस समय ढेर कर दिया शिवाजी ने। कहां पे? पन्हला के किले में। तो 1659 किसको मारा? अफजल खान को, 1659 में, ठीक, 1659। इसके बाद 1660 में औरंगजेब ने इसको पकड़ने के लिए जिंदा या मुर्दा किसको भेजा? शाइस्ता खान को, ठीक। 1660 में शिवाजी को पकड़ने के लिए कौन आया? शाइस्ता खान। लेकिन शाइस्ता खान को पकड़ पाता उससे पहले ही शिवाजी ने इनके शिविर में जाकर के रात में ही हुड़दंग मचा दिया, घुस गए इनके शिविर में और मार काट मचा दी, सब डर के भाग गए। तो रात में ही इनके शिविर में घुस करके इनको मार दिया। मतलब शाइस्ता खान तो बच गया, इसको वापस बुला लिया गया, कहां पे? दिल्ली। और औरंगजेब ने इसको भेजा कहां? बंगाल। याद है ना, वो बंगाल जीता था शाइस्ता खान, पहले यहां हारा था शिवाजी से, बोलता तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुम जाओ बंगाल। तो ये बंगाल भेज दिया इसको, ठीक। तो 1660 में इनका सामना किसके साथ हुआ? शाइस्ता खान के साथ, ठीक। तो शाइस्ता खान के साथ मुकाबला 1660। इसके बाद जो अगला स्टेप लिया शिवाजी ने वो बहुत खतरनाक था। इन्होंने अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए 1664 में औरंगजेब के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक गढ़ सूरत, कहां पे है सूरत? उस समय सूरत आज का बंबई था, जैसे आज बंबई व्यापार के लिए सबसे फेमस है, उस समय सूरत हुआ करता था। और यूरोप अंग्रेजों का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र था सूरत। सूरत को जाकर के 1664 में किसने लूट दिया? तो सूरत को लूटा। सूरत को लूटा 1664 में। अब औरंगजेब बौखला गया, औरंगजेब से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको बोला जो भी हो जाए मुझे इंसान जिंदा या मुर्दा चाहिए। और उनके पास ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं था जो इनको पकड़ के ला सके, सिवाय एक की जिसका नाम था जय सिंह। तो 1665 में 1665 में जय सिंह को भेजा गया, और जय सिंह ने एकदम बेहतरीन चाल वाल चलते हुए बढ़िया तरीके से घेर लिया शिवाजी को, और अंततः पुरंदर के किले में, पुरंदर के किले में शिवाजी को घेर लिया गया, उनका कनेक्शन बाहर से काट दिया गया, और इस स्थिति में शिवाजी के पास कोई भी ऐसा चारा नहीं था कि वो वहां से बाहर निकल सके। तो ऐसी स्थिति में आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो जितनी फौज बची उसके साथ जाके भिड़ जाओ और मर जाओ। लेकिन मरने के बाद क्या? मरने के बाद युद्ध नहीं जीत सकते आप। जो इतना बड़ा एम्पायर बनाए हो संभालेगा कौन बिना किसी योग्य व्यक्ति के? और दूसरा चीज यह है कि परिस्थितियों का
नजाकत को समझते हुए उसके साथ थोड़ा सा समझौता कर लो। तो शिवाजी बेवकूफ तो थे नहीं, बोले चलो ठीक है देखते। मिले जयसिंह से और जयसिंह के साथ उन्होंने संधि कर ली। तो इसको बोलते हैं क्या? ठीक, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की संधि 1665 में। इस संधि में दो चीजें हुई मेनली। शिवाजी के पास अभी तक 35 किले थे। इनमें से 23 किले मुगलों को वापस करने पड़ गए। आप इमेजिन कीजिए, भारत का बादशाह, और वो भी अब तक का सबसे क्रूरतम बादशाह औरंगजेब, सबसे बड़ा जल्लाद है ना, उसके घर में जाकर के आप चोरी कर देते हो, डकैती डालते हो, उसके किले को लूट लेते हो, उसके किले को हड़प लेते हो। इतनी क्षमता उस समय किसी के पास नहीं थी, केवल शिवाजी के पास थी, है ना। तो हालांकि यहाँ पे उनको अपने 23 किलो वापस करने पड़ गए, और ये चीज पहला। और दूसरा, उनको औरंगजेब के द्वारा अधीनता स्वीकार करनी पड़ गई, मतलब उनकी मनसबदारी को स्वीकार करना पड़ गया। और उनको बुलाया गया कहां पे? औरंगजेब के दरबार में उनको बुलाया गया, ठीक, जहां पे उनको मनसबदारी दी जानी थी। अब शिवाजी एक्सपेक्ट करके गए थे कि चलो ठीक है, मैं हारा हुआ हूं, है ना, और लेकिन मैं तो हूं राजा और मुझे उस लेवल का सम्मान मिलना चाहिए जैसा कि अकबर दिया करता था अपने मनसबदारों को। जब उसने राजपूतों को हराया तो राजपूतों को कभी उनके साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं किया, उनको हमेशा अपने समकक्ष में ही बिठा करके रखा था, बैठाता था सामने, उनको सामने बैठो आप करके। तो इससे क्या हो, आपसे अगर कोई बड़ा आपको सम्मान दे रहा है तो डेफिनेटली आप उससे इंप्रेस होगे ही। लेकिन यही गलती कर दिया औरंगजेब, इनको लेने नहीं गया, दरबार में आए, कोई स्वागत नहीं, सबसे किनारे बैठाया गया। और जब मनसबदारी की घोषणा की गई तो औरंगजेब द्वारा इनको तीसरे दर्जे, थर्ड कैटेगरी का, तीसरे दर्जे का या थर्ड कैटेगरी का इनको मनसबदारी दिया गया, सबसे निचला स्तर का इनको मनसबदारी दिया गया। अब ये चीज, अपना अपमान उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने भरी सभा में औरंगजेब को अपमानित कर दिया, उनको बुरा भरा बोल दिया। अब औरंगजेब सुनने वाला था क्या? नहीं सुनेगा। हाँ, वो अपने बेटे का नहीं सुनता था, अपने बेटे को जेल में डाल दिया था। उसकी बहन, उसकी बेटी आई थी तो उसको, बेटी को डाल दिया था, सबको जेल में भर दिया था। तो इसने क्या किया, शिवाजी को जयपुरी महल, आगरा में एक महल है जयपुरी महल, शिवाजी को उसने जयपुरी महल में कैद करवा दिया। जयपुरी महल आगरा, तो जयपुरी महल आगरा में उनको कैद करा के रख दिया गया और लंबे समय तक कैद में थे। लेकिन शिवाजी को कहां कोई रोक सकता है। 1666 दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिए एकदम बढ़िया। अब महल है, महल छोटा मोटा तो होता नहीं है। अब महल में कौन आते थे? सब फेरी वाले, सब्जी वाले, सब आते रहते, फल फल बेचने के लिए। किला था ना, बड़ा किला था, तो वहां लोग आते थे। तो एक बार क्या किया उन्होंने, उस फेरी वाले का, सब्जी वाले का या फल वाला जो भी है, उसका, उसके साथ अपने आप को एक्सचेंज कर लिया, उसको पहना दिया अपने कपड़े और खुद उनका गमछा उमछा लपेट लिया, साफा वाफा बढ़िया ऐसा सिर में, और ऊपर में क्या लगा लिया, टोकरी, और बोले फल ले लो करके निकल गए भाग के। अब भाग के सीधा पहुंचे कहाँ? रायगढ़। लेकिन आपके लिए जानने वाली बात यह है कि 66 में वो भाग के निकले थे वहां से, और इस दौरान वो छत्तीसगढ़ भी आए थे। मतलब जैसे आप आगरा है, ऊपर यूपी, नीचे आए, नीचे क्या पड़ेगा आपको, देखो छत्तीसगढ़ है ना, एमपी बॉर्डर, छत्तीसगढ़ उसके बाद पड़ेगा। और यहां से कोरिया रियासत ऊपर में जो है आपका, कोरिया रियासत, कोरिया के नीचे रतनपुर रियासत, वहां से आते हुए फिर वो बिलासपुर, बिलासपुर से रायपुर, और रायपुर से राजनांदगांव होते हुए कहाँ निकल गए? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में एक उनका किला था, रायगढ़ का किला, रायगढ़ छत्तीसगढ़ वाला रायगढ़ नहीं, रायगढ़ का किला, और रायगढ़ के किले पहुंच गए। कब?
1666। तो 1666 में वो भाग निकलने में सफल रहे जयपुरी महल से। पकड़ ही नहीं पाए इनको, समझ ही नहीं आया। औरंगजेब की नाक के नीचे से इंसान निकल गया, ले दे के तो पकड़ाया था, अब पकड़ के रख नहीं पाए इनको। ठीक। तो 1666 में वो इसकी कैद से बाहर निकले और पहुंचे कहां? सीधा रायगढ़ के किले। अब बोले मैं अपने अपमान का बदला तो लूंगा। तो उन्होंने अपने अपमान का बदला कैसे लिया? जितना भी किला उन्होंने खोया था ना, वो सारा किला जीत लिया वापस से, बहुत जल्दी। और एक चीज किया, अब की बार 1670 में उन्होंने वापस सूरत को लूट दिया। अब की बार चिढ़ाने के लिए लूटा था, औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए उसने दोबारा सूरत को लूटा। तो दूसरी बार सूरत को लूटा गया। अब हो गया औरंगजेब परेशान, और परेशान होकर के बेचारा अंततः शिवाजी को स्वतंत्र राजा घोषित करने में, मतलब उसके पास कोई चारा ही नहीं था, तो उसको स्वतंत्र शासक घोषित करना ही पड़ गया। तो औरंगजेब ने शिवाजी को क्या कर दिया? स्वतंत्र शासक का दर्जा दे दिया। हालांकि इसका कोई डेट मेंशन नहीं है, लेकिन आप एक डेट याद रखना, 1674। छत्रपति की उपाधि लेते हैं शिवाजी और अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। ठीक, अपना राज्याभिषेक करवाया 1674, 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्रपति की उपाधि कब लिया था उन्होंने? 74 में। ये इंपॉर्टेंट है डेट। छत्रपति की उपाधि ली, अपना राज्याभिषेक कराया। इनके राज्याभिषेक करने वाले पंडित का नाम था पंडित गंगाधर। पूरा नाम जानते हो? गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बचपन की याद है, गंगाधर ही शक्तिमान है। अभी भी है। आप लोग पैदा ही बाद में हुए थे, जल्दी पैदा होना चाहिए था। अभी देखोगे ना तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, पता है। अभी लगता है कि अरे सब क्या देखना। अभी आप लोग को डोरेमोन अच्छा लगता होगा, सिंचैन, जबकि निहायती बकवास है। बैम्बू कॉप्टर लेके उड़ जाता है, नहीं देखे क्या? वो डोरेमोन, डोरेमोन उसके पास एक बैम्बू कॉप्टर है, पता नहीं क्या क्या उसके पास। एनीवेराडोर। यहाँ खोलो सीधा पाकिस्तान पहुंच जाओ है कि नहीं? अच्छा, यहाँ तक कि वो डोर खोल के वहां भी पहुंच जाता है, दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। मतलब ऐसा डोर बनना चाहिए भाई, कितना मजा है। ये सब काम हम छोड़ के बस वही करते रहो दिन भर। एनीवेराडोर, बैम्बू कॉप्टर, ये सब। किसी के पास डोरेमोन टाइप का दोस्त हो तो बता देना मुझे, ठीक है। चलिए, 74 में उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया, छत्रपति की उपाधि ली। उनकी उपाधि या फिर राज्य अभिषेक करने वाले कौन थे? गंगाधर भट्ट। पंडित नहीं है भैया, भट्ट। हाँ, पंडित भी लिख सकते हो, पंडित गंगाधर भट्ट। ठीक, लेकिन ज्यादा दिन तक वो जीवित नहीं रह पाए और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, याद रखना कि छत्रपति की उपाधि कहां ली थी? रायगढ़ के किले में। अपना राज्याभिषेक कहां कराया था? रायगढ़ के किले में, है ना, रायगढ़ के किले में। ये भी याद रख लेना। और छत्रपति बनने के बाद वो ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाए और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई और मध्यकाल के एक महान शासक का यहाँ पे अंत हो गया। ठीक,
छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य में दो प्रकार के टैक्स लगाए। अपने राज्य में इन्होंने दो प्रकार के टैक्स लगाए। एक का नाम था सरदेशमुखी टैक्स और एक का नाम था चौथ टैक्स। दो टैक्स लगाए, दो कर लगाए, एक सरदेशमुखी टैक्स और दूसरा चौथ टैक्स। सरदेशमुखी और चौथ दोनों को जान लो क्योंकि दोनों कंट्रोवर्शियल हैं। आपको अधिकतर बुक में इनके बारे में अलग अलग चीजें मिलेगी, कभी भी एक समान चीजें नहीं मिलती, क्योंकि इसके बारे में ना एकदम डेफिनेटली कोई चीज नहीं कहा जा सकता। मोटा मोटी आप याद रख लो कि अपने राज्य के लोगों से जो राजस्व कर लिया करते थे शिवाजी, उनके इनकम पर टैक्स, रेवेन्यू पर उनके टैक्स लिया करते थे, जो उनकी इनकम पर टैक्स लेते थे वो था सरदेशमुखी, जो साधारणतः वो अपने लोगों से, अपने राज्य के लोगों से लिया करते थे। और चौथ, ये एक प्रकार का रक्षात्मक कर था, प्रोटेक्शन टैक्स, जैसा कि जजिया। जजिया क्यों था? आपको अगर मेरे से बचना है तो आप मुझे पैसा दे दो, ये था एक्सटॉर्शन मनी, हफ्ता वसूली। चौथ भी कुछ कुछ उसी प्रकार का था, लेकिन ये धार्मिक नहीं था, ये क्षेत्रीय था। जैसा ये मान लीजिए ये एरिया किसका है? छत्रपति शिवाजी का, और इनके बॉर्डर एरियाज हैं, ठीक है, कुछ और देश है बॉर्डर एरियाज में। तो ये क्या करते थे, अपने राज्य के बाहर, ये जो सीमावर्ती राज्य है, बॉर्डर एरियाज थे, वहां के लोगों से जाकर के वो टैक्स वसूलते थे। मतलब दूसरे के राज्य में जाकर के टैक्स लेते थे और बोलते थे कि मैं वापस यहां नहीं आऊंगा जब तक मुझे पैसा मिल जाएगा। तो मतलब आपको अगर मेरे से बचना है, मेरे आक्रमण से, तो टैक्स, और मेरे ही नहीं, किसी और के भी। कोई और भी आप पे आक्रमण करेगा तो भी मैं ही बचाऊंगा। तो इसमें अच्छी बात भी थी, आप मेरे से तो बच जाओगे लेकिन दूसरे से भी मैं आपको बचाऊंगा, ठीक है। तो अपने सीमावर्ती इलाकों से लिए जाने वाला रक्षात्मक टैक्स, प्रोटेक्शन टैक्स क्या था? चौथ। ये चौथ बहुत कंट्रोवर्शियल रहा और यही चौथ टैक्स के कारण इनका जो साम्राज्य था ना वो खत्म हुआ। इसी के चक्कर में ना जो शिवाजी, जो मराठा थे, उनकी छवि एक प्रकार से गुंडों की भांति हो गई थी, डाकू, लुटेरे। ये राजा नहीं बन पाए कभी। अगर ये इनको टैक्स लेना ही था तो ये जो जीत लेते पूरा और अपने साम्राज्य में लाकर इनको टैक्स लेते। लेकिन ये क्या करते थे, साम्राज्य को बढ़ाते नहीं थे, ये लोग वसूलने जाते थे टैक्स। और आगे आप पढ़ोगे, बालाजी विश्वनाथ थे, उनके बेटे हुए बाजीराव, आपने नाम सुना होगा, मूवी भी देखा ना बाजीराव। बाजीराव के समय पे इनकी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ये लोग मुगलों से भी टैक्स लेते थे। सोच रहे हो, अभी औरंगजेब पढ़ रहे थे, भारत का मुगल बादशाह, इनकी शक्ति इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो एक टाइम पे मुगलों के ऊपर चौथ टैक्स लेते हैं कि मेरे से अगर बचना है और आपको किसी और से बचना है तो आपको मुझे टैक्स देना पड़ेगा। और मोहम्मद शाह रंगीला करके एक बादशाह हो गए, तो उसके ऊपर 5 लाख का टैक्स लगाया था, 5 लाख वार्षिक। उस समय के हिसाब से 5 करोड़ से ज्यादा रहा होगा वो पैसा जो था। और यही जो बाजीराव था वो उड़ीसा तक जाता था। अब देखो महाराष्ट्र बॉर्डर और उड़ीसा का बॉर्डर कहाँ पे है, वो तो उड़ीसा तक, उड़ीसा में कटक है ना, कटक, कटक से अटक तक। अटक कहाँ पे? अफगानिस्तान। तो इनका राज्य कटक से लेके अटक तक फैल गया था, इतने दूर तक जाते थे वो अपने चौथ टैक्स को वसूलने के लिए। एक प्रकार से क्या था, एक्सटॉर्शन मनी था, आपको मरना नहीं तो टैक्स दे दो। ईरान का एक व्यक्ति सरक गया, बताएंगे आपको बाद में। अब वो आके इसे हमला कर दिया। एक तो नादिर शाह हमला किया था, उसके बाद उसका जो सेनापति आ गया वो हमला कर दिया।
पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, अहमद शाह अब्दाली ईरानी व्यक्ति आ गया आक्रमण करने, और इसके साथ मुगल क्योंकि पहले से हार खाए बैठे थे तो मराठों को देके पीट दिया, तो अंततः मराठों का वहां पे खात्मा 1761 यहां से इनका खात्मा हो गया। तो ये जो टैक्स था ना वो इनकी बर्बादी का कारण ही बना और इनको कुछ फायदा हुआ नहीं इससे। हालांकि इसी से अपनी शक्तियों को बढ़ाए थे, लेकिन यही टैक्स उनको बाद में घातक सिद्ध हो जाता है। ठीक, तो ये चौथ और सरदेशमुखी दो प्रकार का टैक्स याद रखना। वैसे शिवाजी के संबंध के बारे में याद रखो, पुर्तगालियों से इनके अच्छे संबंध हुआ करते थे और पुर्तगाली इनको 200 टैंक दिए थे, तोप। इन्होंने पुर्तगालियों से खरीदा था, एक्चुअल में 200 तोपें खरीदी थी। तो पुर्तगालियों से 200 तोपें खरीदी थी जिसका यूज लोग लड़ाई में किया करते थे। तोप समझते हो? तोप, हालांकि उस समय के जो तोप होते थे वो आज से बहुत अलग थे, बड़े बड़े चक्के, उसमें फिर वो लगा होता था। बाहुबली में तोप दिखाया? अरे वो तोप नहीं है, वो महापाषाण पट्ट तुम्ब है उसका नाम। हाँ, उसका नाम महापाषाण पट्ट तुम्ब है। पाषाण को फेंकने वाला उपकरण। ठीक, चलिए, तो इनका अभी तक जो जो देखा हमने वो यहीं तक रोकते हैं। और एक चीज बच गया है, शिवाजी के अष्टप्रधान, आज टाइम हो गया है। तो वो अष्टप्रधान मतलब इनकी जो मंत्री परिषद थी ना उसको बोलते थे अष्टप्रधान। तो अपने अष्टप्रधानों की सहायता से ये अपना प्रशासन चलाते थे, है ना। और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो कल के चैप्टर में आप उसको खत्म करेंगे। उसके बाद शिवाजी के जो आगे के राजवंश है, संभाजी, राजा राव, ये सारे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। क्या टाइम? 200 200 200। ठीक, चलिए बाकी कल देखते हैं।